के इतिहास की कहानी महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ से शुरू होकर 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत से होकर यहाँ तक पहुँचती है। सल्तनतें बदली, साम्राज्य बदले, शासक बदले, सरकारें बदली, पर इतिहास के सबसे अहम शहर में से एक दिल्ली आज भी अपनी दास्तान लिख रही है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में और साथ ही बात करेंगे दिल्ली पर राज्य करने वाले उन शासकों के बारे में जिनसे गुजरकर दिल्ली ब्रिटिशों के हाथ में चली गई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में। दिल्ली का तख्त पांडवों से लेकर मुगलों तक हर किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा है कि इसे लेकर सैकड़ों युद्ध हुए। जहां एक तरफ महाभारत के समय दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में पांडवों की राजधानी रही, वहीं अगर भारत का ईसा के बाद का इतिहास देखें तो 7वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक दिल्ली पर कुल 11 राजवंशों की 50 से भी ज़्यादा शासकों ने राज्य किया। इनमें ईरानियन, पारसियन, मंगोल, अफगानी, राजपूत व मराठाओं का नाम शामिल है। इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली पर कोई भी लंबा शासन नहीं कर सका। दिल्ली पर जो सबसे लंबा शासन रहा वह राजपूतों का ही रहा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक राजपूत ही रहे। राजपूतों ने दिल्ली पर लगभग 500 सालों तक राज्य किया। अगर दिल्ली के इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि दिल्ली का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत 7वीं सदी से शुरू हुई, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले शासकों की हमेशा से यह प्रवृत्ति थी कि इतिहास सिर्फ उन्हें ही याद रखे, इसलिए वे अपने से पहले के इतिहास को मिटा देते थे। बात करते हैं 8वीं सदी की, जिस समय दिल्ली पर राज्य कर रहे थे तोमर राज्यवंश के राजा। तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल तोमर थे। तोमर वंश का राज्य दिल्ली पर 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक रहा। तोमर राज्यवंश के चौथे राजा अनंगपाल द्वितीय जब दिल्ली पर राज्य कर रहे थे, उसी समय उनकी मौत के बाद साल 1180 में दिल्ली अजमेर पर राज्य कर रहे चौहानों के हाथ में चली जाती है। अनंगपाल द्वितीय के बाद दिल्ली पर राज्य कर रहे पृथ्वीराज चौहान अनंगपाल के ही पोते थे। साल 1180 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर लंबा शासन नहीं कर सके। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर महज 12 वर्षों तक राज्य किया। 1192 में दिल्ली का सिंहासन किसी और के हाथ में चला गया, लेकिन इस छोटे से अंतराल में भी पृथ्वीराज चौहान ने यह सिद्ध कर दिया कि वे दूसरे से अलग हैं। वे दिल्ली पर राज्य करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट रहे। जब पहली बार मोहम्मद गोरी ने 1191 में आक्रमण किया तो वो पूरी तरीके से हार गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूत राजाओं की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने मोहम्मद गोरी को जिंदा वापस जाने दिया, और इसी का परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद गोरी ने दोबारा 1192 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। तब पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजाओं का संगठन नहीं बना सके और तराइन का दूसरा युद्ध हार गए। दिल्ली को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली में भारी तबाही मचाता है और खूब इस्लाम का प्रचार प्रसार करता है। दिल्ली में तबाही मचाने के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली का शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर वह पहले सिपाही, फिर सेना में जनरल और फिर दिल्ली का शासक बन जाता है। भारत में गुलाम वंश की शुरुआत करने वाला भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली के इतिहास की एकमात्र महिला शासिका थी, वह भी गुलाम वंश की ही थी। रजिया सुल्तान ने दिल्ली पर लगभग 4 वर्षों तक राज्य किया। दिल्ली में गुलाम वंश के इल्तुतमिश के राज्य करने के बाद आने वाले सभी राजा बेहद कमज़ोर और दिल्ली सल्तनत के लिए अयोग्य रहे, और इसी वजह से दिल्ली के शासन से साल 1290 में गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश के बाद दिल्ली का तख्त खिलजी वंश के हाथ में चला गया, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी भी दिल्ली पर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर सका और साल 1296 में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या करके दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली के इतिहास का सबसे ताकतवर राजाओं में से एक माना जाता है। साल 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का तख्त शहाबुद्दीन खिलजी के हाथ में चला जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन खिलजी एक बहुत ही कमज़ोर शासक साबित होता है और इसी कारण से साल 1320 में दिल्ली की बागडोर तुगलकों के हाथ में चली जाती है। खिलजी वंश के अंत के बाद दिल्ली के शासन की बागडोर गयासुद्दीन तुगलक के हाथ में चली जाती है। तुगलकों के समय दिल्ली की सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन उसी समय में दिल्ली पर हुए मंगोलों के आक्रमण की वजह से दिल्ली का सुल्तान दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि तैमूर लंग, जो कि मंगोल सेना का एक जनरल था, वो दिल्ली को पूर्णतः तबाह कर देता है। इस समय में दिल्ली अपने इतिहास की सबसे बड़ी तबाह की गवाह बनती है। दिल्ली को पूरी तरीके से तबाह करने के बाद तैमूर दिल्ली की बागडोर खीजर खां के हाथ में सौंपकर चला जाता है, जहां से शुरुआत होती है दिल्ली में सैयद वंश की।
सैयद वंश के आखिरी शासक आलम शाह ने खुद से दिल्ली का राजपाट लोधियों के हाथ में सौंप दिया। लोधी वंश के दूसरे राजा सिकंदर लोधी ने भारत के व्यापार और साहित्य में बेहद योगदान दिया। लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की और यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली में मुगल वंश की। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन वह कमज़ोर राजा साबित होता है और जल्द ही शेर शाह सूरी के हाथों हार जाता है। लेकिन शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी को अपना लेता है और इस बार दिल्ली पर मुगलों ने करीब 300 सालों तक राज्य किया, जिनमें कई राजा हुए जिन्होंने दिल्ली पर राज्य किया। इन राजाओं में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे नाम आते हैं। मुगलों के समय में भी भारत पर अनेकों बाहरी हमले होते रहे। इन बाहरी हमलों के कारण ही मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर होता चला गया और सन 1800 के बाद तो मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। साल 1600 में व्यापार के नाम पर भारत आई ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार और राजनीति में इतनी घुस गई कि उसने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी, तब इन राजाओं को पता भी नहीं चला और देखते ही देखते भारत ब्रिटिशर्स के अधीन चला गया। अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सबसे पहले 1857 में आवाज़ उठाई गई। इस वक्त कई भारतीय क्रांतिकारियों ने मिलकर मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन वह अंग्रेजों के आगे टिक न सका और बर्मा भाग गया। इसके बाद भारत के शासन की बागडोर क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई। अंग्रेजों ने भारतीयों पर कई तरीके के अत्याचार किए, लेकिन आखिरकार भारतीयों की एकता जागी और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।